नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस कॉम्पिटिटिव सेशन में। आज है 5वां सेशन एसिड, बेस और साल्ट का, और यह अंतिम सेशन है एसिड, बेस और साल्ट। केमिस्ट्री का ये भी चैप्टर बच्चों आज पूरा हो जाएगा। थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ कुल मिलाकर के 25 से 30 सवाल हमने करवा दिए हैं। जो आने वाली परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, उसमें ये महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी के जो बच्चे हैं, जेल प्रहरी की परीक्षा दे रहे हैं, वन रक्षक की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए आवश्यक सवाल थे। आज दो चीजों के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे थ्योरेटिकल डिस्कशन में। ज्यादातर सवाल जो जेल प्रहरी की परीक्षा में आए, एएनएम की परीक्षा में आए, नीट में पूछे गए, वो इंडिकेटर पर थे। आप देख रहे होंगे आपके फ्रंट पेज पर हमने इंडिकेशन का, रंगों का एक चित्र लगाया है। उन रंगों के चित्र में काला, हरा, नीला, पीला ये कलर किया है। ये कलर हमारी पहचान बना रहे हैं, कौन आम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है। ये सारा कुछ डिस्कशन आगे हम पूरे क्लास के दौरान करते चलेंगे और इसी के आसपास आज सवाल भी पूछेंगे। इसके अलावा लुईस एसिड, लुईस बेस क्या कहलाते हैं, इसका डिस्कशन इसके पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। उसका भी कुछ सवाल आज के सेशन में शामिल करेंगे। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यह हमारा सेशन शाम को 5 बजे जैसे लाइव होता है, आप तुरंत उसके साथ जुड़ें और थ्योरेटिकल डिस्कशन को बेहतरीन ढंग से पढ़ लें, तो आगे जो हम सवाल लाते हैं या जिसकी थ्योरी हम आपको समझाते हैं वो आपसे बन पाए। प्रत्येक सवाल के साथ और एसेसरी सवालों को भी हम जोड़ते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एक सवाल के साथ 5 और सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको भी जोड़ करके वही समझा दें। इस तरह से एक सेशन में 25 सवाल आप पढ़ पाए। तो बच्चों, चलें सेशन की ओर। और जो हम आपको बताना चाहते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस के एक कॉन्सेप्ट को नीट की परीक्षा में पूछा गया। किसको लुईस एसिड कहेंगे, किसको लुईस बेस कहेंगे, किसको अम्ल और किसको क्षार कहेंगे, इस बात को इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। उसने पूछा, क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अम्ल और क्षार की प्रकृति को दर्शाता है? आपका जवाब होना चाहिए यस, हां। जब किसी भी कंपाउंड से या किसी भी घोल से या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी दूसरे घोल की तरफ, दूसरे तत्व की ओर ट्रांसफर होता है। चित्र देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लुईस की थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, चित्र भी देखते जाइए। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी भी तत्व से निकलता है तो जिस तत्व से निकलता है वो क्षार कहलाता है। लिख लीजिए, क्षार कहलाता है। और जिस पर जाकर के ये शिफ्ट होता है उसको अम्ल कहते हैं। सवाल ये था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यदि हम आपसे सवाल पूछे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो अम्ल है कि क्षार है, बताना जरा जवाब कमेंट सेक्शन में लिखो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है
वो अम्ल होगा कि क्षार? लिखो बच्चों, सीधा जवाब आपका आना चाहिए, थोड़ा सा घूमता हुआ, लेकिन वो अम्ल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किसकी कमी हो? इलेक्ट्रॉन की। थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो वो ग्रहण कर रहा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमेशा अम्ल होगा। ये थ्योरी आप लिख लो। ऐसे ही सवाल बना करके वो आपसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस समय आपको रुकना नहीं, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना, लेकिन इतना जानना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करता हो वो अम्ल कहलाता है। इसी तरह से दूसरा सवाल पूछते, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दान करता हो वो हमेशा क्षार होगा, वो हमेशा बेस कहलाएगा, उसको लुईस बेस कहेंगे। तो ये है कंसेप्ट लुईस एसिड और लुईस बेस का। इलेक्ट्रॉन जोड़ा के ट्रांसफर के आधार पर कौन लुईस एसिड होगा, कौन लुईस बेस होगा, ये आज अपने दिमाग पर थ्योरी बैठा लो कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करेगा वो क्षार होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्षार होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अम्ल होगा। और दोनों की जब आपस में क्रिया हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब दोनों की आपस में क्रिया, और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इनके बीच बॉन्डिंग होती है, इनके बीच दोस्ती होती है, बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड इन दोनों को जोड़ के रखता है। ये जो रचना आप देख रहे हो ये वाली, ये बॉन्ड है। ए और बी का जुड़ना, ए और बी का जुड़ना, ये बॉन्डिंग कर रहा है। बीच में बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन एसिड और बेस के बारे में आप अपने दिमाग पर कंसेप्ट बना करके नोट्स जब बनाइएगा तो हमको दिखाइएगा जरूर। चलिए आज कुछ हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी, जो सवाल पूछे गए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसकी भी थ्योरी आपको समझा दें। देखिए हमारे पास प्राकृतिक रूप से जो न्यूट्रल है, यानी जो उदासीन है, जो उदासीन है, जो अम्ल है और जो क्षार है, तीन परिस्थितियां हमारे पास हैं। एक उदासीन की है, दूसरी परिस्थिति अम्ल की है और तीसरी परिस्थिति क्षार की है। यदि उदासीन विलयन में आपसे सवाल पूछा जाए, यदि उदासीन विलयन में लिटमस चाहे लाल डाला जाए चाहे नीला डाला जाए, लाल डाला जाएगा तो लाल रह जाएगा और नीला डाला जाएगा तो नीला रह जाएगा। ये एक लाइन लिख लेना। ये छोटी छोटी बातें उस समय हमको भूलती हैं, भूलना नहीं। यदि उदासीन विलयन में लिटमस पत्र डाला जाए तो जिस कलर का रहेगा उसी कलर में रह जाएगा। मान लो यही सवाल पूछा जाए कि यदि लिटमस पत्र जो लाल हो, यदि उसको अम्ल में डाला जाए, देखते जाना, रेड लिटमस रिमेन्स रेड। यदि लाल लिटमस को अम्ल में डाला जाए, सवाल देखो कितना घुमा करके पूछ रहा है, लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाए। ऐसा लिखा था एमपीएसआई के उस सवाल पर कि यदि लाल लिटमस पत्र को HCl में डाला जाए तो उसके रंग का परिवर्तन क्या होगा। जरा घूम करके सवाल को लाना तो बता देना लाल लाल ही रहेगा। लेकिन यदि ब्लू लिटमस पत्र को डाला, इसीलिए हमने चित्र बनाया है, लेकिन यदि नीले लिटमस को डाला जाए तो नीला वाला यदि HCl के सॉल्यूशन में है तो वो लाल हो जाएगा। याद कर लो, इस तरह से घुमा करके सवाल आप पढ़ते हो थ्योरी, लेकिन घूमते हो और घुमाना ही वो चाहता है कि आपसे सवाल ना बने, आप घूमोगे नहीं। और यदि क्षार के केस में जाता है और कह दे कि यदि लाल लिटमस पत्र आप डाल रहे हो, तुरंत बता देना वो साहब नीला हो जाएगा। और यदि मान लो नीला डाल दिए
तो उत्तर देना नीला नीला ही रह जाएगा। तो इस पन्ने का भी प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट निकालना और सामने रखना। 3-4 सवाल इससे जुड़े हुए वन रक्षक की परीक्षा में पूछे गए हैं लिटमस पत्र पर, इसको भी तैयार करना। एसिड बेस का इंडिकेटर एक तो पक्का है, लिटमस पत्र सब जगह मिलता है। लेकिन यदि आप 11th और 12th के जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कोर्स पढ़ रहे हैं, उनमें 2 चीजें और, वो जब केमिस्ट्री का टाइट्रेशन करने जाते हैं तो 2 चीजें और मिलती हैं उनको। इंडिकेटर 2 और हैं। वो 2 इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है। लिटमस के बारे में तो हमने बक दिया उस पन्ने पर, आप फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज भी समझा दें। बच्चों यदि इंटरेस्ट लगाओगे तो केमिस्ट्री जैसा सरल इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा सरल आपको मिलेगी। फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज कुल मिलाकर के 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, ये आज नोट करना। एक कहलाता है लिटमस, एक कहलाता है फिनोल्फ्थलीन, एक कहलाता है मेथिल ऑरेंज। आप केमिस्ट्री के लैब में जाते होगे तो कोई ना कोई इंडिकेटर आपको मिलता हो। टाइट्रेशन में कुछ डालते हो, रंग परिवर्तन होता है, बीकर को हिलाते रहते हो। नहीं किए हो तो केमिस्ट्री लैब जाना करना। यदि आपने फिनोल्फ्थलीन डाला और चीज वो एसिड है, अम्ल है, आपके पास 2 हैं, आपको अम्ल दिया गया, क्षार दिया गया, आपको पता करना है और फिनोल्फ्थलीन दे दी गई। और यदि आपके पास एसिड है और फिनोल्फ्थलीन आप डालोगे तो रंग कलरलेस हो जाएगा, कोई रंग नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा। और यदि पिंक कलर हो जाए तो समझ लेना वो क्षार है। मान लीजिए आपको फिनोल्फ्थलीन आपके लैब में नहीं था तो क्या था, मेथिल ऑरेंज था। मेथिल ऑरेंज यदि एसिड है तो वो पिंक कलर दे देगा, और यदि बेस है, यदि क्षार है तो वो येलो कलर देगा। इस पन्ने को भी बड़े गंभीरता से पढ़े ना। इसमें 6 सवाल हमें ढूंढने पर मिले हैं। उन 6 सवालों को, ताकि यदि परीक्षा में रिपीट होते हैं, एमपीएसआई में और रेलवे की परीक्षा में, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस से पूछे गए हैं सवाल। तो इस पन्ने को याद रखना, और इन पन्नों को जब आप याद रखोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं सेशन की ओर, और रोज की तरह 5 सवाल, फिर उनका डिस्कशन। और पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल, लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो लुईस अम्ल कौन से यौगिक हैं? अभी डिस्कशन हुआ है फ्रंट में, जब हमने थ्योरी पढ़ाई है उसी समय डिस्कशन किया है। ए ऑप्शन दीजिए, दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं। पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, युग्म का मतलब लोन पेयर ऑफ, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको समझिएगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का त्याग करते हैं।
लुईस अम्ल वो यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का त्याग करते हैं। बड़ा सारे सवाल एएनएम टेस्ट में 2016 में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया, पीएनएसटी में पूछा गया और जुड़ा हुआ इसी से सवाल नीट में भी पूछा गया। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, और नहीं तो इसका डिस्कशन हम करेंगे, लिख कर आपको बताएंगे। बच्चों दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, संगमरमर कैंसर, संगमरमर कैंसर, मार्बल कैंसर, इससे जुड़े हुए सवाल। ये अक्सर आप ताजमहल जो बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ करीब करीब सवाल है। रासायनिक रूप से कैसे इसको पूछा गया, संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है। मध्य प्रदेश पीएससी में इसी पर 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया, लिखाया गया संगमरमर कैंसर, मार्बल कैंसर पर लिखिए, 50 शब्द लिखिए कैसे ये संगमरमर कैंसर होगा। आज इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे। कोयले के कणों के ये ऑप्शन दे रहे हैं, कोयले के कणों का बैठ जाना, उस पर निक्षेपण हो जाना, डिपोजिशन हो जाना, कालिक कणों के निक्षेपण से, बी ऑप्शन दे रहे हैं अम्ल वर्षा से, एसिड रेन से, सी ऑप्शन दे रहे हैं ओजोन परत के डिग्रेडेशन से, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के अवक्षय से, और डी ऑप्शन दे रहे हैं विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि से। पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, संगमरमर का कैंसर क्या इससे जुड़ा हुआ है? क्या ओजोन की लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके कारण हो रहा है? एसिड ड्रेन हो रही है? अब ये सारी प्रक्रिया यदि आप जानते होंगे तो सही जवाब करेंगे। संगमरमर कैंसर का कारण क्या है, पेपर आप पढ़ते होंगे तो आपसे जवाब बनेगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन हम करेंगे। बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक साल्ट देते हैं, नीट का ये सवाल, एक साल्ट देते हैं जिसका सूत्र M2 SO4 होल 3 6H2O है। पक्का है ये साल्ट है। M2SO4 होल 3 6H2O एक साल्ट आपको देते हैं। हमारा सवाल यह है उसमें, या इसमें लिख लीजिए, इसमें तत्व M, ये वाला तत्व SO और H की परमाणुओं की
संख्या होगी। सवाल आप समझ गए? हम एक लवण दे रहे हैं, उसका फार्मूला लिख दिया, हम इसकी संख्या कुल पूछ रहे हैं, सही संख्या क्या होगी? क्या आपको रासायनिक सूत्र लिखना आता है? कुल मिलाकर के ये सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल एमपीएसआई में 2016 में पूछा गया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं। उसी क्रम से एम एस ओ एच, उसी क्रम से लिख देंगे संख्या उनकी। सही संख्या आपको बतानी है 2 1 12 6, 2 1 12 6, माने 2 एम है, यस 1 है, ओ 12 है और एच की संख्या 6 है। बी ऑप्शन 2 3 12 12, 2 3 12 12 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं 2 3 12 18 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 2 3 18 12 है। सही संख्या कैलकुलेट करके तुरंत बताइए। यदि आपने रासायनिक फार्मूले पढ़े हैं और रासायनिक फार्मूला लिखना आपको आता है तो सही उत्तर कीजिए, नहीं तो हम डिस्कशन में इसको बताएंगे ही आपको। बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ग्रुप 2 में ये सवाल पूछा गया, नीट में सवाल पूछा गया। देखिए मैथमेटिकल सवाल, 0.5 ग्राम क्षार यानी बेस पूर्णतया 0.2 नॉर्मेलिटी अम्ल के प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 मिलीलीटर द्वारा 100 ml द्वारा उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है क्षार का यानी बेस का तुल्यांकी भार क्या होगा? फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। 0.5 ग्राम बेस है आपके पास और 0.2 नॉर्मलिटी का एसिड है आपके पास। 100 ml के द्वारा जब ये क्षार जो है उस नॉर्मल विलियन में 100 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये उदासीन हो जाता है। हम आपसे पूछ रहे हैं इसका तुल्यांक भार। 11th और 12th के बच्चे, यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुल्यांकी भार का फार्मूला लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा, हम आपको बताएंगे। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ए क्या वो 50, बी क्या वो 100, सी क्या वो 25 और डी क्या वो 125। तुल्यांक भार कितना होगा, मतलब कितने क्षार उसमें लग रहा है। क्षार की तुल्यांकी सीमा क्या है, तुल्यांक वेट क्या है, ये आपको बताना है। 50 है, 100 है, 25 है, 125 है। ध्यान रखना है, इंडिकेट कर रहे हैं, पहले नॉर्मेलिटी निकालनी होगी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला पहले लगेगा, फिर इसके बाद तुल्यांक भार आएगा। निकाल करके हम आपको समय दे रहे हैं, निकालिए। नहीं निकलेगा तो डिस्कशन के पेज हम लगाए हैं, आपको समझाएंगे। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, 5वां सवाल। 0.45 ग्राम अम्ल जिसका मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार बराबर है 90,
मॉलिक्यूलर वेट या MW आपकी किताब पर लिखा था, क्या उसका 0.5 ग्राम अम्ल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है। पूर्णतया 0.5 नॉर्मेलिटी वाला NaOH के 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है। 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है। अम्ल की, यहां पर अम्ल की बेसिसिटी पूछ रहे हैं, अम्ल की क्षारकता होगी। यह भी सवाल रेलवे में पूछा कि 0.45 ग्राम अम्ल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है, पूर्णतया 0.5 नॉर्मल NaOH के 20 ml के द्वारा उदासीन हो रहा है। अम्ल की क्षारकता बताइए। सही जवाब करिएगा। मैथमेटिक्स यहां भी लगेगा। क्या वो नॉर्मलता 1 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या नॉर्मलता 2 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या नॉर्मलता 3 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या नॉर्मलता 4 है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन हम लाए हैं, करेंगे इसका डिस्कशन। टोटल कैलकुलेट करिएगा कि आपने कितने सवाल सही किए, ये जरूर लिखा करिए। अंत में जब क्लास से आप जाने लगिए तो ये हमें जरूर बताइए कि आप केमिस्ट्री पर कितना कमांड कर पाए। ये पूरा सेशन आप अटेंड करेंगे तो जरूर आपकी केमिस्ट्री थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद बनेगी। यदि क्लास में आए, बीच में रुके, चले, तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी सेशन हो, कंप्लीट नहीं होगा। एक बार आइए, लगातार बने रहिए। वैसे भी हमने क्लास का समय घटा दिया है, उतना समय तो आप अपने भविष्य के लिए लगा ही सकते हैं। तो आइए डिस्कशन की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमने पूछा कि लुईस अम्ल वो यौगिक हैं जो अभी डिस्कस उसके पहले किया है। जरा वो चित्र हम आपको दिखाना चाहते हैं। यस, अब इस चित्र को देखने के बाद, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप क्या जवाब लिखोगे इधर, और आप उत्तर दोगे कि साहब जो इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं। देखिए उसने निकाला था, चित्र देखिए उधर, जिसने निकाला था वहीं से ये सवाल बना। इसका डिस्कशन के साथ 2-3 सवाल और हम आपको करवा देते हैं। लुईस की अम्ल क्षार धारणा, लुईस की अम्ल क्षार धारणा के अनुसार ऐसे अणु, परमाणु या आयन, ऐसे अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। पीएससी वाले बच्चे, यदि आपके आंसर राइटिंग सेशन में लुईस के अम्ल क्षार अवधारणा को पूछा जाए तो ये जरूर परिभाषा इसी तरह से लिखेगा। इसी बात को एक पॉइंट में लिखिएगा, दूसरे पॉइंट में इसी प्रकार, जबकि इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करने वाले
इलेक्ट्रॉन के युग्मों को, यानी पेयर को, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करने वाले अणु, परमाणु या आयन अम्ल कहलाते हैं। तो दो चीजें आपके दिमाग में अब निरंतर आपके दिमाग पर बनी रहेंगी, कहीं से भी सवाल घुमाएगा आप कर लोगे। एक चीज जो हम घुमा फिरा करके एमपीएसआई ने सवाल पूछा था उसको अपनी तरफ से लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। और चौथा ये भी लिख लें कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब यहां ये नहीं कि वो अपने 8 बाहर की कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन देने लायक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्षार कहलाते हैं। इस पन्ने पर हमने बताया कि लुईस की अम्ल क्षार धारणा के अनुसार ऐसे अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं क्षार कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करने वाले अणु, परमाणु या आयन अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्षार कहलाते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल था। पहले सवाल में एक दो सवाल को और आप जोड़ करके बना सकते हो। दूसरा सवाल संक्रमण कैंसर से जिसके कारण होता है, इसका सही जवाब आप करोगे तो एसिड रेन से होता है। अब ये एसिड रेन बनता कैसे है, कई बच्चों को कहा जाए कि एसिड रेन पर 100 शब्द लिखे। पीएससी ने, यूपीएससी ने भी एसिड रेन पर 100 से 200 शब्द लिखा है। कैसे लिखेंगे आप ये जरा देखिएगा। अम्ल वर्षा या एसिड रेन से मार्बल कैंसर होता है। इसके ये तो सामान्य सी बात थी। अब हम मुद्दे की बात करते हैं जिससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, इसका मतलब आप समझ गए होंगे डीजल, पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन के जलने से ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा, प्रक्रिया देखिएगा, ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों के कण उत्पन्न होते हैं। ये दोनों गैस बाहरी वायुमंडल में रहती हैं। तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि साहब आपने डीजल जलाया, पेट्रोल जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड आपके चारों तरफ गिर गए। अब बरसात का समय है,
अब बरसात के समय में पानी ऊपर से आ जाएगा, तो तीसरे बारी में लिखिए ये दोनों गैस पानी से क्रिया करके, पानी कहां से मिला? ऊपर से मिला। पानी से क्रिया करके H3SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, यह भी सवाल पूछा गया, सल्फ्यूरस अम्ल तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती। और चौथा ये कि जब प्रारंभिक वर्षा होती है, जब प्रारंभिक वर्षा होती है तो ये अम्ल संगमरमर की दीवार पर गिरकर उसे नष्ट कर देते हैं। समझ गए आप? इसीलिए आपको याद होगा कि ग्रामीण इलाके में, गांव के इलाके में पेरेंट्स या बब्बा लोग कहते हैं कि पहले पानी में नहीं नहाना चाहिए। क्या होता है पहला पानी? पहले पानी में ये गैसें ऊपर है अशुद्धि के रूप में, और जैसे ही पहला पानी गिरेगा तो आपके शरीर पर H2SO4 पहुंच जाएगा, आपकी चमड़ी जल जाएगी। इसलिए पहला पानी गिर जाने देते हैं, पहले पानी में नहीं नहाने देते। ध्यान रखिए। बस ये अम्ल वर्षा जो है मार्बल कैंसर का कारण बनती है। आइए बच्चों तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल, लवण जिसका सूत्र M2SO4 6H2O है, इसको हमने पूछा आपसे और इसका सही जवाब था 2, 3, 8, 2, 3, 18, 12, यानी 2 क्या है? यम है। यस की संख्या इसमें 3 है, यस की संख्या इसमें 3 है। ओ की संख्या, ये ओ है, ओ की संख्या 18 है। क्यों? ये 4 से 3 को गुणा करोगे तो 4 3 जा 12 आएगा और 6 इधर है, यानी ऑक्सीजन यहां हो गई। और 12 क्या है? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो आप सही पोजीशन पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा। लवण जिसका सूत्र M2, फिर क्या लिखा था हमने? SO4 होल 3 और लिखा था 6H2O। तो M2 तो 2 दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो इसको 2 करिएगा। यहां पर यस टोटल की संख्या में 3 है। देखिए इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस पर समय हमको मिला तो केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं ये भी आपको बताएंगे। यस की संख्या यहाँ पर देखिए, इसका होल क्यूब है, गणित वाले ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो इसकी संख्या जो होती है यहाँ 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन कुल कितने हैं? तो ऑक्सीजन 4 तो इसके अंदर है, मल्टीप्लाई 3 यानी 4 × 3 बराबर ये 12 हो जाएगा, और 6 ऑक्सीजन इधर लगे हुए हैं तो धन 6 बराबर ये 18 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या 1 की संख्या 8 हुई, सल्फर की संख्या 3 हुई और ऑक्सीजन की संख्या 18 हुई। हाइड्रोजन की संख्या को देखिए तो 6 2 हो जाएगा, यानी 6 × 2 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 12 हो जाएगा। इसलिए उसका दा उत्तर सही है, सही जवाब आपने कर दिया। बच्चों चौथा सवाल हमने पूछा कि इतने ग्राम क्षार पूर्णतया इतने नॉर्मल टी के साथ 100 ml द्वारा उदासीन होता है, क्षार का तुल्यांक बार क्या होगा? सरल सवाल है, लेकिन हो सकता है आप ना कर पाए हो। इसका सही जवाब होगा 25। कैसे होगा ये देखिए। नॉर्मेलिटी का
या नॉर्मलता का फार्मूला देखिए। नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार। जो बच्चे 11th और 12th के होंगे, इस समय प्रैक्टिकल लिख रहे होंगे, उनके पास जाइए, वो सवाल ये बता देंगे, ग्राम में भार बटे तुल्यांक भार, बटे तुल्यांक भार गुणे 1000 बटे आयतन। ये नॉर्मलता का फार्मूला है, किसी भी चीज का नॉर्मलिटी निकालने का ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले पर जब हम चलते हैं तो नॉर्मलिटी इस सवाल में देखिए 0.2 दी हुई है। आइए लिख देते हैं 0.2 बराबर ग्राम में भार उधर दी गया 0.5। हमें ज्ञात करना है तुल्यांक भार, 1000 तो ये रहेगा ही, और आयतन दिया हुआ है 100। देख लीजिए अब यह तुल्यांक भार को, यानी इसको यहां निकालते हैं, तुल्यांक भार को, तो ये बराबर होगा तुल्यांक भार को, मतलब इसको जब इधर हटाएंगे तो ये फार्मूला कैलकुलेट करोगे तो 50/2 आएगा और उत्तर आपका 25 हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। इन सवालों के लिए भी आप तैयार रहिए। सवालों का कैसे कैलकुलेट, ये तो इतना जानते होंगे गणित, ऐसे ऐसे 2 शून्य काट दो, फिर 10 पंचे 50 कर दोगे, प्लस में चला जाएगा तो 50/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये कैलकुलेट कर लोगे, ये नीचे आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन गणित वालों से न समझ में आए तो गणित वालों से पूछ लेना। बच्चों 5वां सवाल हमने पूछा आपसे कि इतने ग्राम अम्ल का आणविक भार ये है, पूर्णतः इतनी नॉर्मलिटी NaOH के साथ 20 ml के द्वारा उदासीन होते हैं, अम्ल की क्षारकता क्या होगी, ये हमारा सवाल था। इसमें 5वें सवाल का सही जवाब 2 होगा। कैसे 2 होगा, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं, जैसे गणित वाले मानते हैं, माना मूलधन 100 रुपए है, हो चाहे 1 रुपए ना, माना अम्ल X है, माना अम्ल X है जिसकी नॉर्मलता या नॉर्मलता बराबर होगा ग्राम भार, जैसे अभी उधर लिखे थे, बटे अणुभार गुणे क्षारकता बटे आयतन। उधर का देख लीजिए, जैसे अभी इसके पहले वाला सवाल कह रहा है, बिल्कुल सेम सवाल यही है। अब NaOH की क्षार, NaOH की नॉर्मलता दी हुई है 0.5, बराबर होगा 0.45 गुणे वहां भी 1000 बटे 90 × 20 गुणे क्षारकता। अब यदि क्षारकता को इधर लाते हैं, बेसिसिटी, क्षारकता बराबर होगी, अब ये ऊपर जाएगा 0.5 × 90 × 20 अपॉन 0.45 × 1000 × 1। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, तो ये आएगा 0.5 × इसको इससे 18 बटे 0.45 × 10। अब यदि इसको और थोड़ा कैलकुलेट करें, ये देखिए कैलकुलेट करना भी आपको सिखाई दे रहे हैं। 5, इसको 5 ना करें, इसको 0 यहाँ से हटा दें तो इधर 0 बढ़ा देंगे, 5
गुणे 18 गुणे 10 कर दें और इसको एक शून्य बढ़ा दें तो 450 कर दें। तो यहाँ से जब ये उत्तर निकालोगे तो ये 45 हो जाएगा। एक शून्य यहाँ से काट दो ना, 18 और 5 का गुणा कर दोगे तो ये 90 हो जाएगा बटे 45 हो जाएगा और बराबर 2। तो इसका जो आंसर होगा वो 2। तो इस तरह से ये 5 सवाल बच्चों पूरे हो जाते हैं। 5 सवालों से हम एसिड बेस और साल्ट का ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। लास्ट से 5 सेशन चला है इसको। आपने 5 दिन लगातार यदि आपने ईमानदारी से पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा तो कहीं से भी अब एसिड बेस और साल्ट से सवाल आएगा, आप लोग कर लो। बच्चों कैसा रहा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कैसा लगा डिस्कशन ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कितने सवाल आपसे बने इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।